नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेस पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स की 17 जून 2020 की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित आज की क्लास के बारे में, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है वनधन योजना। इस वनधन योजना के लिए क्या किया गया है हाल ही में, तो इसके लिए जो स्वयं सहायता समूह है उनकी संख्या को 18,000 से बढ़ा करके अब 50,000 कर दिया गया है। 15 जून 2020 को ट्राइफेड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक वेबिनार का आयोजित किया गया था, जिसका शीर्षक था वनधन ट्राइबल स्टार्टअप्स ब्लूम इन इंडिया। इसे वंदन स्टार्टअप प्रोग्राम के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा और ये जो वेबिनार है इसके दौरान यह बताया गया कि जो इस योजना के अंदर जो पहले केवल 18,000 SGH यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इसके अंदर कवर किया जा रहा था और अब इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया है और अब जो ये स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी संख्या को 50,000 कर दिया गया है। ये योजना क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत वनधन स्वयं सहायता समूह का जो विस्तार किया जाएगा और इसके इन जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लगभग 10 लाख आदिवासी लोगों को कवर करने की यह योजना है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वह लघु वन उपज के संदर्भ में जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र को अगली अमूल क्रांति के रूप में बदलना है। अर्थात इसके अंदर जो इस क्रांति के अंदर तेजी लाना इसका उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं वनधन विकास कार्यक्रम के बारे में। तो जो भारत सरकार ने प्रत्येक वनधन विकास कार्यक्रम केंद्र को 15 लाख रुपए आवंटित किए हैं और इन केंद्रों पर जो आवंटित राशि है इसका लगभग 25 से 30% जो भाग है वो अब खर्च भी किया जा चुका है और इस योजना के तहत अब तक 1205 जनजातीय उद्यम स्थापित किए गए हैं और जो शुरू की गई स्टार्टअप योजना है उसके अंदर जैसे हमने बात की 10 लाख आदिवासी जो जनसंख्या है उसे कवर करने का यह अभियान है। अगला टॉपिक है हमारा मंकी पार्क। हाल ही में कर्नाटक के शरावती पश्च जल क्षेत्र यानी शरावती बैकवाटर्स रीजन्स है उसके निर्जन द्वीपों पर एक मंकी पार्क स्थापित करने की कर्नाटक सरकार ने योजना बनाई, जिसका वहाँ के स्थानीय पर्यावरणविदों ने विरोध किया है। यानी पर्यावरण के जो जानकार हैं उन्होंने कर्नाटक सरकार की इस बंदरों के पुनर्स्थापन की योजना जो है उसका विरोध कर दिया है। अब ऐसा विरोध क्यों हुआ है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो कर्नाटक है उसके मलनाड क्षेत्र के अंदर बंदरों के द्वारा कृषि और बागानी फसलों को नुकसान के मामलों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण कई किसान संगठनों ने मांग उठाई थी कि राज्य सरकार इस समस्या का समाधान करे और उन्हें इन बंदरों के इस प्रकार से नुकसान करने से बचाए। तो इस समस्या के समाधान के रूप में कर्नाटक सरकार ने निर्णय लिया कि वे एक मंकी पार्क की स्थापना करेंगे शरावती पश्च जल क्षेत्र के अंदर जो निर्जन द्वीपों पर। लेकिन और इसके लिए जो राज्य सरकार ने है उसने वर्ष 2020-21 के बजट के अंदर 6.25 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया। 6.25 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए बजट में रखी गई है। अब पर्यावरणविदों ने इसका विरोध क्यों किया है? क्योंकि उनका मानना है कि जो शरावती पश्च जल क्षेत्र है उसमें स्थित द्वीप है वे वानस्पतिक दृष्टि से जैव विविधता से समृद्ध हैं, यानी वहाँ पर कई प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की जैव विविधताएँ इसमें वनस्पति के अंदर दृष्टिगोचर होती हैं और यदि बंदरों को वहाँ पुनर्स्थापित किया गया तो वे इस परिस्थिति में असंतुलन पैदा कर सकते हैं। यह उनका जो तर्क है कि वे इस वजह से इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसके लिए इस तरह की जो समस्या है उससे बचने का एक उपाय है हिमाचल प्रदेश मॉडल। जो क्या है उसके बारे में जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बंदरों की समस्या है उसे निपटने के लिए राज्य के द्वारा संचालित अत्याधुनिक बंदर नसबंदी और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत जो बंदरों को उन केंद्रों के अंदर रखा जाता है और उनके जो नसबंदी की जाती है, जिससे कि इनकी जो संख्या है तेज़ी से नहीं बढ़ती है और कंट्रोल में रहती है। अगला टॉपिक है जूनटीन्थ। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कहा कि 19 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा से मुक्ति के रूप में
जाना जाता है। और इस छुट्टी के दिन, क्योंकि ये जूनटीन्थ का जो दिन है वह छुट्टी का दिन होता है, इसे जूनटीन्थ नाम दिया गया है। अर्थात इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर स्वतंत्रता से तात्पर्य अमेरिका की स्वतंत्रता से नहीं है, बल्कि वहाँ के जो दास प्रथा से मुक्त हुए लोगों की स्वतंत्रता के बारे में बात हो रही है। जूनटीन्थ को जून के महीने के अंदर पोर्टमैंटू के रूप में भी जाना जाता है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संघीय अवकाश नहीं है, अर्थात ये संघ की तरफ से जारी अवकाश नहीं होता है, बल्कि इसे जो अमेरिका के जो जितने भी अलग अलग जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स जो उन राज्यों में से 45 से अधिक अमेरिकी राज्य हैं जो कि इसे राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता देते हैं। यह संघीय अवकाश नहीं है। अब पोर्टमैंटू के बारे में बात करते हैं तो पोर्टमैंटू दो विभिन्न शब्दों की ध्वनियों का कुछ भाग लेकर के बनाया गया है, और तीसरा शब्द है जूनटीन्थ, ऐसा ही एक शब्द है। अब हम इस दिन जो बात करते हैं, इस दिन यूएसए के अंदर दासता की समाप्ति का राष्ट्रीय स्मरण उत्सव है, और इसे 19 जून को मनाया जाता है। और इसके अलावा हम इमेंसिपेशन डे या जूनटीन्थ स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी इसे जाना जाता है। 1 जनवरी 1863 को तत्कालीन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने दास मुक्ति प्रस्तावना जारी की, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि अमेरिका के राज्य के भीतर हो रहे विद्रोह में वे सभी व्यक्ति जिनको गुलाम बनाकर रखा गया है वे स्वतंत्र किए जाएंगे। अर्थात अब्राहम लिंकन ने इस दास प्रथा को समाप्त करने का सबसे पहले कदम उठाया और उसके लिए दास मुक्ति प्रस्तावना जारी की थी। इसके बाद में हम देखते हैं कि लिंकन की जो ये उद्घोषणा थी उसके 2.5 वर्ष के बाद भी कई दासों को उनके मालिकों ने इस दासों से संबंधित इस जानकारी को छुपा करके रखा, और उन दासों को आगामी फसल की खेती पर काम करने के उद्देश्य से उन्हें गुलाम बनाकर रखा। अर्थात जो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए इस उद्घोषणा का उन्होंने की अवहेलना करते हुए, उनका उसका पालन नहीं करते हुए इन्होंने अभी भी उन्हें गुलाम बनाकर रखा। उसके बाद 19 जून 1865 को यूएसए के अंदर मेजर जनरल गार्डन ग्रेंजर जो थे, उन्होंने वे टेक्सास के गैल्वेस्टन पहुंचे और उन्होंने गृह युद्ध और दासता दोनों की समाप्ति की घोषणा की। तब से जूनटीन्थ अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र प्रतीकात्मक तारीख बन गया है। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। प्रत्येक वर्ष यह दिवस 13 जून को मनाया जाता है, जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस जिसे या इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कहा जाता है, जिसकी वर्ष 2020 की अगर हम थीम की बात करें तो इसकी थीम है मेड टू शाइन। इस थीम को दुनिया भर में रंगहीनता से ग्रस्त व्यक्तियों की उपलब्धियों और सफलताओं का जश्न मनाने के लिए चुना गया है। अब इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य रंगहीनता के बारे में लोगों को जागरूक करना और रंगहीनता से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके अंदर अलग अलग रंगों के लोग पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जो पश्चिमी देश हैं उनमें से अधिकांश देशों के अंदर श्वेत लोग पाए जाते हैं, वहीं कैरेबियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो काले लोग पाए जाते हैं, और एशियाई जो लोग हैं उनका जो रंग है वो गेहुआ या सांवला रंग होता है। तो इस तरह से अलग अलग जो क्षेत्रों के अंदर हम देखते हैं तो अलग अलग रंगों के जो लोग हैं वो पाए जाते हैं। अब इनमें से कुछ तो प्राकृतिक रूप से काले होते हैं, यहाँ कुछ सफ़ेद रंग यानी श्वेत होते हैं जिन्हें गोरे कहा जाता है। तो जो कुछ व्यक्ति हैं उनके शरीर के अंदर कुछ विशेष तत्वों की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से वे रंगहीनता के शिकार हो जाते हैं। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को रंगहीनता के शिकार लोगों के साथ विश्व में होने वाले भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाने की घोषणा की थी। अब ये रंगहीनता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इस शब्द को समझें, एल्बिनिज्म, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, लैटिन भाषा का एक शब्द है एल्बस, इससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है सफ़ेद। अर्थात एल्बस जिसका अर्थ सफ़ेद होता है, इसीलिए इसे रंगहीनता जो शब्द है इससे जोड़ा जाता है। इसे एक्रोमिया,
एक्रोमेसिया और एक्रोमेटोसिस यानी वर्णांधता या अवर्णता भी कहा जाता है। ये इस रोग के अन्य नाम हैं जिनसे इसे जाना जाता है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि जो मनुष्य का शरीर है उसके अंदर जो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि मेलेनिन का उत्पादन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनका अभाव होता है त्वचा के अंदर, जिससे कि उस व्यक्ति की त्वचा, उसके बाल और आंखों के अंदर जो रंजक या रंग होते हैं वो संपूर्ण या आंशिक अभाव या के द्वारा चिन्हित किए जाते हैं और एक जन्मजात विकार होता है। अर्थात ये जन्म से ही यह जो विकार है वह शरीर के अंदर दृष्टिगोचर होता है। तो अब हम मेलेनिन की बात करते हैं कि हमने भी पढ़ा कि मेलेनिन का उत्पादन करने वाले जो कुछ एंजाइम हैं उनका अभाव होता है, उनकी कमी रहती है या वे होते ही नहीं है बॉडी में। तो ऐसी स्थिति में वे जो रंगहीनता के शिकार होते हैं। अब ये रंगहीनता मेलेनिन की वजह से, तो मेलेनिन क्या है? तो एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। अब किसी व्यक्ति का जो रंग है, उसकी त्वचा का जो रंग है वह इस पर निर्भर करता है कि उसकी त्वचा के अंदर मेलेनिन की मात्रा कितनी है। यानी जितना अधिक मेलेनिन होगा उतना ही ज़्यादा गहरा उस व्यक्ति का रंग होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो अश्वेत लोग हैं उनके अंदर मेलेनिन की मात्रा अत्यधिक सबसे अधिक होती है, वहीं जो श्वेत लोग होते हैं उनके अंदर मेलेनिन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। जब बच्चे का शरीर उचित मात्रा में मेलेनिन का निर्माण नहीं कर पाता है तो बच्चे के जो बाल होते हैं और उनकी आँखों का रंग हल्का हो जाता है। अब एल्बिनिज्म जो है वो वंशानुगत तरीके से रिसेसिव जीन एलील्स जो हैं उनको प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप होता है। यानी ऐसे जीन्स होते हैं जो कि इस रोग के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं, जिन्हें रेसेसिव जीन्स एलील्स कहा जाता है। और यह मानव सहित सभी जो रीढ़धारी यानी कशेरुक जिसे कॉर्डेटा जो ग्रुप होता है उसके उन सभी जीवों को यह प्रभावित करता है। एल्बिनिज्म से प्रभावित जो जीवधारी हैं उनके लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला जो शब्द है रंजकहीन जीव या एल्बिनो भी उन्हें कहा जाता है। जब माता और पिता दोनों के शरीर में एल्बिनिज्म जीन होते हैं तो उनसे पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उन्हें एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता होने की संभावना सर्वाधिक होती है। भारत के अंदर हम बात करें तो एल्बिनिज्म से लगभग 1 लाख लोग इस रोग से पीड़ित रहते हैं। अगला टॉपिक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री। 15 जून को एक प्रमुख रक्षा थिंक टैंक जिसका नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसे शॉर्ट में सिप्री भी कहा जाता है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, एक ईयरबुक जारी की है 2020 के अंदर, जिसके अनुसार जो चीन और पाकिस्तान जो हैं उनके पास में भारत की तुलना में अधिक परमाणु हथियार उपलब्ध हैं। ये इसकी जो सिप्री की ईयरबुक 2020 है उसके अंदर बताया गया है कि सर्वाधिक जो परमाणु हथियार है इन तीनों देशों के अंदर वो चीन के पास हैं लगभग 320, जिनकी संख्या 320 है। और दूसरे नंबर पर इसमें पाकिस्तान आता है जिसके पास में 160 परमाणु हथियार हैं। और इन तीनों के अंदर सबसे पीछे भारत है जिसके पास में अगर परमाणु हथियार की संख्या की बात करें तो 150 परमाणु हथियार उस भारत के पास में उपलब्ध हैं। सिप्री के अनुसार जो सबसे अधिक जो परमाणु हथियार हैं वो विश्व के अंदर रूस के पास में, जिनकी संख्या 6375 है। और दूसरे स्थान पर आता है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके पास 5800 परमाणु हथियार हैं। और अगर हम बात करें इन दोनों के परमाणु हथियारों को अगर मिला दिया जाए तो इनकी संख्या विश्व के जितने भी परमाणु हथियार हैं उनकी 90% के बराबर पहुंच जाती है। जनवरी 2020 तक 9 परमाणु हथियार संपन्न देश, जिनके अंदर हम बात करें कि यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चीन, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया, इन सभी के पास में अगर सब जितने भी परमाणु हथियार हैं उनका टोटल किया जाए तो यह संख्या 13,400 तक पहुंचती है। जबकि इन्हीं देशों के पास में वर्ष 2019 के अंदर जो सिप्री के अनुमान के अनुसार 13,865 परमाणु हथियार थे। तो इसके अंदर निश्चित रूप से कमी आई है। अब अप्रैल 2020 के अंदर जो सिप्री की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि वर्ष 2019 के अंदर अमेरिका और चाइना के बाद में भारत
दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसका सैन्य खर्च सर्वाधिक है। सैन्य ज़रूरतों पर खर्च के हिसाब से देखें तो भारत इसमें तृतीय स्थान पर है, जिसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन है। अब हम बात करते हैं सिप्री के बारे में, जिसका पूरा नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि स्वीडन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो कि युद्ध, आयुध, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के अंदर जो अपने अनुसंधान है उनके लिए समर्पित है। वर्ष 1966 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, जिसके जो नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं और मीडिया और जागरूक नागरिकों के लिए पारदर्शी स्रोतों के आधार पर डेटा विश्लेषण और सिफारिश प्रदान करता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स औषधीय और सुगंधित पौधों की उपयोगिता के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए केंद्रीय औषधि और सुगंध पौधा संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स यानी CMAP ने औषधीय सुगंधित पौधों पर एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन करने की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता की जो थीम है वह है अपने औषधीय और सुगंधित पौधों को जाने, यानी नो योर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, यानी अपने आसपास में जो ऐसे पौधे हैं जिनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिनमें सुगंध पाई जाती है, ऐसे पौधों को पहचानने के लिए इस उद्देश्य से इसे आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता की बात करें तो इसके अंदर जो स्वदेशी पौधे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, और साथ ही संस्था ने अनुरोध किया है कि जो भाग लेने वाले जो प्रतिभागी हैं ये बागवानी या सजावटी पौधों की तस्वीरों को ना भेजें, इनसे बचने का प्रयास करें। इसके अलावा इस प्रतियोगिता के माध्यम से CMAP जो है वो औषधीय पौधों के संरक्षण का संदेश भी देना चाहता है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स यानी CMAP के बारे में, जिसे केंद्रीय औषधीय और सुगंध पौधा संस्थान भी कहा जाता है, जो कि CSIR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक अग्रणी पादप अनुसंधान प्रयोगशाला है। यानी इसमें ये पादपों के लिए अनुसंधान करने वाला एक लेबोरेटरी है। इसे मूल रूप से वर्ष 1959 के अंदर केंद्रीय भारत औषधि पादप संगठन यानी CIMPON यानी जिसे सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, उसके रूप में इसे स्थापित किया गया था। यह संस्थान औषधीय और सुगंधित पौधों के विज्ञान और व्यवसाय से संबंधित है। इसके 4 शोध केंद्र हैं, जिनकी हम बात करें तो बेंगलुरु, हैदराबाद, पंतनगर और पुरारा जो उत्तराखंड के बागेश्वर में स्थित है, वहाँ इसके 4 शोध केंद्र हैं। इसके अलावा इसके मुख्यालय की बात करें तो वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर स्थित है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक्स ने लॉन्च किया सुरक्षा वेतन खाता। भारत का जो अग्रणी पेमेंट्स बैंक है जिसका नाम एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, उसने हाल ही में जो MSME है उसके लिए एक वेतन खाता शुरू किया है, जिसके सुरक्षा वेतन खाते के रूप में नामित ये जो MSME या अन्य संगठन हैं उन्हें कैशलेस पेमेंट करने में सक्षम करेगा। साथ ही ये जो हॉस्पी कैश इंश्योरेंस यानी जो हॉस्पिटल के अंदर जो खर्चा होता है तो इसके लिए जो इंश्योरेंस किया जाता है, यानी जिसे हम मेडिक्लेम या मेडिकल इंश्योरेंस कहते हैं, इसके अलावा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान करता है। और अब तक यह खाता केवल उन्हीं ग्राहकों के लिए उपलब्ध था जो कि अब नए उनसे जुड़ रहे हैं, लेकिन जल्द ही जो पहले से खाता धारक हैं उनके लिए भी यह सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब पेमेंट्स बैंक की बात करें तो यह बैंकिंग का एक ऐसा नया मॉडल है जिसके द्वारा मोबाइल कंपनियां, इसके अलावा मार्केट चेन्स इत्यादि लोगों और व्यवसायों की बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यह काफ़ी हद तक बैंक से अलग होते हैं। बैंक के सिमिलर हैं, ये एक प्रकार के बैंक हैं, लेकिन बैंक से इनका जो सिस्टम है तो कुछ अलग होता है। जो पेमेंट बैंक्स हैं उनके अंदर पैसे जमा किए जा सकते हैं, और इसके अलावा ये रेमिटेंस और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सर्विसेज भी ये उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन ये जो पेमेंट बैंक्स हैं इन्हें ऋण प्रदान करने का अधिकार नहीं होता है, अर्थात ये आपको ऋण नहीं दे सकते हैं। साथ ही जो ये किसी भी अपने ग्राहक से अधिकतम 1 लाख रुपए तक की जमा राशि ही उससे ले सकते हैं। इसके अलावा ये ATM या डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड इन्हें जारी करने का अधिकार नहीं है। तो हम एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो 11 अप्रैल 2016 को RBI के द्वारा इसने लाइसेंस प्राप्त किया था, और
भारतीय एयरटेल लिमिटेड और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के बीच में ये एक साझा उद्यम है, जिसमें 19.9% हिस्सेदारी कोटक महिंद्रा बैंक के पास में है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ये थी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अगला टॉपिक है रूस, भारत और चीन त्रिपक्षीय सम्मेलन। भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने 22 जून 2020 को अपने रूसी और चीनी समकक्षों के साथ एक संयुक्त आभासी सम्मेलन आयोजित करने का करेंगे। ये निर्णय इन देशों के द्वारा लिया गया है। तो ये जो बैठक है, ये आभासी सम्मेलन है। इसके अंदर मुख्य रूप से 3 देशों के विदेश मंत्री सम्मिलित होंगे, जिसके अंदर भारत के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री इसके अंतर्गत शामिल होंगे। इस दौरान जो हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, वो सीमा पर भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हालिया जो गतिरोध है उस पर चर्चा कर सकते हैं। यह बैठक जो है ये रूस की पहल पर बुलाई जा रही है, अर्थात इसके लिए रूस ने ही इस बैठक को आयोजित करने का निर्णय लिया है। इससे जो देश के अंदर क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और क्षेत्रीय स्थिरता पर अपने विचारों को सिंक्रोनाइज यानी आदान प्रदान कर सकेंगे। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के अंदर जो LAC है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है, वहाँ पर चीन के साथ भारतीय जो सैनिक हैं उनका गतिरोध बना हुआ है और 5 सप्ताह से अधिक समय से वे एक दूसरे के आमने सामने बने हुए हैं। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देश कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि जो रूस है वो विभिन्न प्लेटफॉर्म का यूज करेगा इस वार्ता को, इस चर्चा को और अधिक विस्तृत करने के लिए, जिसके लिए जिन प्लेटफॉर्म्स का रशिया यूज कर सकता है वे हैं SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा रूस, भारत, चीन का जो त्रिपक्षीय मंच है, और ब्रिक्स, जिसके तीनों देश सदस्य राष्ट्र भी हैं। तो इस तरह से ये विभिन्न इन मंचों के माध्यम से रूस इस विवाद को सुलझाने का प्रयास कर सकता है। इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए रूस तैयार है। साथ ही इस मीटिंग के अंदर वे अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर भी चर्चा कर सकते हैं। और हम बात करते हैं RIC यानी रशिया, इंडिया और चाइना के जो विदेश मंत्री हैं, उनकी बैठक के अंदर जो 7,200 किलोमीटर लंबा INSTC, जिसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर भी कहा जाता है, उसके अंदर कनेक्टिविटी परियोजनाओं की चर्चा भी इसके अंतर्गत शामिल होंगी। और INSTC यूरोप के साथ अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया को भी जोड़ता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो कॉरिडोर है, जो कि यूरोप के साथ में एशिया को जोड़ने का कार्य करता है। तो इस पर भी इन विदेश मंत्रियों की चर्चा होगी। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट होती है और बारी है आज के प्रश्न की। तो जो है, हाल ही में सुरक्षा कर्मियों की जो वर्दी को कीटाणु रहित करने के लिए जो जर्मिक्लीन नाम से एक सैनिटाइजिंग चैम्बर का विकास किया गया है, वह किस संस्थान के द्वारा किया गया है? आप अपना जवाब वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा। DRDO ने जर्मिक्लीन नाम का एक सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाया है जो कि सुरक्षा कर्मियों की वर्दी को कीटाणु रहित करने के लिए कार्य करता है। यह जो है जर्मिक्लीन है, एक ड्राई हीट ट्रीटमेंट है जो कि 15 मिनट के अंदर लगभग 25 जोड़ी वर्दियों को सैनिटाइज कर सकता है। इसका जो सिद्धांत क्या है, इसके सिद्धांत की बात करें तो यह जो वायरस की जो बाहरी सतह है वो इस जो ड्राई हीट ट्रीटमेंट है इस दौरान वह ये जो ऊष्मा है उसे अवशोषण करती है, और इस ड्राई हीट की वजह से जो इस वायरस की जो प्रोटीन आवरण है वह उसका विकृतीकरण हो जाता है, जिससे कि वायरस नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो जर्मिक्लीन है वो इन सुरक्षा कर्मियों की वर्दी को सैनिटाइज करता है। इस टॉपिक से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप कल की यानी 16 जून 2020 की जो क्लास है उसमें आप इससे संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उन पर भी आपको वहाँ पर डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो इसके लिए आप कल की क्लास देख सकते हैं। और अब बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आपको देना है। तो आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत संचालित रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा रेलवे स्टेशनों पर जो स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए किस रोबोट को लॉन्च किया गया है? आप अपने जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके दे सकते हैं। साथ ही आप अपने सुझाव, अपनी समस्याएं या जो फीडबैक्स हैं उन्हें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें अवगत करा सकते हैं। थैंक यू।